गड़बड़ी नगर एक छोटा सा गांव जहां ज्यादातर लोग खेती करके अपना घर चलाते थे। उन्हीं किसानों में एक था मोहन। मेहनत ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाना और शाम तक काम करना, यही उसकी रोज की जिंदगी थी। मोहन की पत्नी सीमा और बेटी रागिनी हमेशा उसका हौसला बढ़ाती थीं। तीनों का छोटा सा परिवार मेहनत से खुशहाल जीवन जी रहा था। लेकिन एक दिन मौसम ने अचानक करवट बदल ली। आसमान में काले बादल छा गए, तेज बारिश शुरू हुई और रुकने का नाम ही नहीं लिया। लगातार कई दिनों तक हुई बारिश ने पूरे गड़बड़ी नगर को पानी पानी कर दिया। नदी का पानी खेतों में घुस गया। देखते ही देखते गड़बड़ी नगर के किसानों की महीनों की मेहनत पानी में बह गई। उन किसानों के साथ साथ मोहन की फसल भी पूरी तरह बर्बाद हो गई। मेरी सारी मेहनत एक ही पल में खत्म हो गई। शाम होते होते मोहन भारी मन से घर लौटा। उसके चेहरे की उदासी देखकर सीमा और रागिनी समझ गईं कि जरूर फसल की नुकसान हुआ है। क्या हुआ जी? फसल का कुछ भी नहीं बचा? सब कुछ बर्बाद हो गया सीमा। कई महीनों की मेहनत एक पल में खत्म हो गई। पापा, आप इतना परेशान मत होइए। जो हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते। बेटी, परेशानी की बात ही ऐसी है। खेती ही हमारे घर का सहारा थी। अब समझ में नहीं आ रहा कि घर कैसे चलेगा और हमारा गुजारा कैसे होगा। मोहन की ये बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी के पास उस समय कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद सीमा घर के अंदर गई और कपड़े में बंधी एक छोटी सी पोटली लेकर आई। मैंने और रागिनी ने थोड़ा थोड़ा करके कुछ पैसे इसमें बचा कर रखे थे। सोचा था जरूरत पड़ने पर काम आएंगे। लगता है वो समय आज आ गया है। सुनिए जी, एक बात कहूं? हाँ, कहो ना। गांव में जितने लोग भी रागिनी के हाथ का खाना खाते हैं, सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। कई बार तो पड़ोस वाली काकी भी कहती हैं कि रागिनी के हाथ में बड़ा स्वाद है। तो क्यों ना हम एक छोटा सा ठेला से अपना कारोबार शुरू करें? ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। रागिनी के हाथ के खाने की तारीफ तो मैंने भी कई लोगों से सुनी है, लेकिन क्या लोग हमारे ठेले पर आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? पहले शुरुआत तो कीजिए। मेहनत करेंगे तो लोग जरूर आएंगे। आखिर मेरे बेटी के हाथ में माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद जो है। रागिनी बेटी, क्या तुम इतना सारा खाना बना लोगी? हाँ पापा, आप बस ठेला संभालिए। घर का काम मैं और माँ मिलकर संभाल लेंगे। ठीक है, तो कल से एक नई शुरुआत करते हैं। मोहन ने हिम्मत जुटाई और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन मोहन बाजार जाकर एक छोटा सा ठेला खरीद लाया। अगली सुबह रागिनी ने आलू की सब्जी, पूरी और जलेबी बनानी शुरू कर दी। फिर उसके बाद मोहन ठेला लेकर बाजार पहुंच गया। शुरुआत में ठेले पर कोई नहीं आया। मोहन चुपचाप अपने पहले ग्राहक का इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद एक गांव वाला ठेले के पास आया। भैया, एक प्लेट पूरी देना। भैया, मुझे भी एक प्लेट देना। वाह, पूरी और आलू की सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट है। समय बीतने के साथ ठेले पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। जो भी खाना खाता स्वाद की तारीफ किए बिना नहीं रहता। वाह, पूरी और आलू की सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट है। भैया, कल फिर आऊंगा। भैया, एक प्लेट पूरी देना। भैया, मुझे भी एक प्लेट देना। मोहन भैया, मेरे लिए जलेबी देना। पहला दिन मोहन के लिए उम्मीद लेकर आया। शाम तक उसका ज्यादातर खाना बिक चुका था। पहले दिन के बाद धीरे धीरे मोहन के ठेले पर लोगों की संख्या बढ़ने लगी। अब रोज पहले से ज्यादा लोग आने लगे। देखते ही देखते मोहन का ठेला पूरे गड़बड़ी नगर में मशहूर हो गया। सुबह से शाम तक ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। रागिनी बिटिया के हाथ का स्वाद सच में बहुत अच्छा है। उस शाम मोहन जब घर पहुंचा तो उसके चेहरे की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। लगता है आज का दिन अच्छा रहा। हाँ, आज पूरा खाना बिक गया। पापा, कल थोड़ा ज्यादा बना देंगे। लगता है अब हमारे अच्छे दिन फिर से लौट आए हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना,
मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। मोहन की जिंदगी में भी एक नई मुसीबत आने वाली थी। उस दिन भी रोज की तरह मोहन अपना ठेला लेकर बाजार पहुंचा। लोगों ने कचौड़ी, आलू की सब्जी और जलेबी ली और खाना खाने लगे। लेकिन पहला निवाला खाते ही कुछ लोगों के चेहरे बदल गए। अरे मोहन, आज खाने का स्वाद ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं भाई, खाना तो हमेशा की तरह ही बना है। पता नहीं, लेकिन आज खाना अच्छा नहीं लग रहा। रागिनी ने आज ऐसा क्या डाला है? पहले जैसा स्वाद तो बिल्कुल नहीं आ रहा। कुछ लोगों ने खाना अधूरा छोड़ दिया तो कुछ चुपचाप पैसे देकर अपने घर चले गए। मोहन बार बार यही सोच रहा था कि आखिर आज ऐसा क्या हो गया। उस दिन जो लोग मोहन के ठेले पर खाना खाकर गए थे, शाम होते होते उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। आज तो खाना भी पहले जैसा नहीं था। अरे पता नहीं क्या हुआ, घर आते ही मेरी तबीयत खराब हो गई। पता नहीं, लेकिन आज खाना अच्छा नहीं लग रहा। हमारे घर में भी जिसने मोहन के ठेले का खाना खाया था, उसकी भी तबीयत खराब हो गई। देखते ही देखते ये बात पूरे गड़बड़ी नगर में फैल गई। अगले दिन लोग मोहन के ठेले पर आने से कतराने लगे। जो कभी रोज खाना खाने आते थे, वे भी बिना रुके आगे निकल जाते। मोहन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जिस ठेले ने उसके घर में फिर से खुशियां लौटाई थीं, वही ठेला अब उसकी सबसे बड़ी चिंता बन गया। दिन बीतते गए, लेकिन हालात नहीं बदले। अब मोहन के ठेले पर बहुत कम लोग आने लगे। जो लोग इस बात से अनजान थे, वही कभी कभी खाना खा लेते, लेकिन उसके बाद वे भी दोबारा नहीं आते। धीरे धीरे मोहन का ठेला सूना पड़ने लगा। आखिर ये सब कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हिम्मत रखिए, सब ठीक होगा। मोहन की चिंता हर दिन बढ़ती जा रही थी। अगले दिन रागिनी घर के कुछ सामान लेने बाजार जा रही थी। तभी सामने से सुमन आती दिखाई दी। अरे रागिनी, कितने दिनों बाद मिली हो, कैसी हो? ठीक हूँ, लेकिन घर में सब बहुत परेशान हैं। क्या हुआ, सब ठीक तो है? सुमन की बात सुनकर रागिनी कुछ पल चुप रही। फिर उसने पूरी बात बताने का फैसला किया। पहले हमारे ठेले पर बहुत लोग खाना खाने आते थे, लेकिन अब सबने आना छोड़ दिया। जो भी खाता है वही कहता है कि स्वाद पहले जैसा नहीं है, और जो भी हमारे ठेले का खाना खाते हैं, उन सबका एक एक करके तबीयत खराब होने लगता है। ये बात तो सच में परेशानी वाली है। चाचा जी तो बहुत परेशान होंगे। हाँ सुमन, पहले फसल बर्बाद हुई और अब हमारे हाथ से ठेला भी जा रहा। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा सुमन। कुछ पल सुमन चुप रहती है, फिर रागिनी से बोलती है। सोच रही चाचा जी और चाची जी से मिल लूं? इसमें सोचने वाली क्या बात है? चलो, माँ पापा तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। कुछ ही देर में सुमन और रागिनी घर पहुंच गईं। नमस्ते चाची जी, नमस्ते चाचा जी। खुश रहो बेटा, आओ बैठो। अच्छा किया बेटा, तुम्हारे आने से थोड़ा अच्छा लग रहा। चाची जी, रागिनी ने मुझे सारी बात बताई, इसलिए सोचा आप दोनों से भी मिल लूं। हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। पहले तो सब ठीक था। अचानक लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि खाने का स्वाद बदल गया है। अब तो लोग ठेले पर भी नहीं आते। बात तो सच में गंभीर है। चाचा जी, जो खाना आज ठेले पर लगाया था, क्या वही खाना अभी घर में भी है? हाँ बेटा, खाना है ना। तो अगर आप सबको ठीक लगे तो क्या मैं एक बार वो खाना मैं भी खा सकती हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। रागिनी बेटा, जरा खाना ले आओ। ठीक है पापा। रागिनी रसोई से कचौड़ी, आलू की सब्जी और जलेबी लेकर आई। सुमन ने बड़े ही चाव से खाना खाने लगी। वाह, सच में रागिनी, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। खाना बहुत स्वादिष्ट है। सच में बेटा? हाँ चाची जी। सुमन ने पूरा खाना खाया। काफी देर तक सब एक साथ बैठकर समय बिताए, लेकिन सुमन की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। चाचा जी, एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। जब आप ठेला लगाते हैं, तब क्या कभी किसी ऐसे आदमी को देखा जिस पर आपको शक हुआ हो? नहीं बेटा, वहां तो सब लोग खाना खाने ही आते हैं। मुझे तो किसी पर शक नहीं हुआ। और जो लोग खाना खाने आते हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे? इससे तो उनका भी नुकसान होगा ना। सुमन के मन में फिर से एक और सवाल आया। चाचा जी, एक बात और पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। क्या कभी ऐसा होता है कि आप ठेला छोड़कर किसी काम से बाहर जाते हो? हाँ बेटा, एक बार जाना पड़ता है। किस काम से? दोपहर तक पीने का पानी खत्म हो जाता है,
तब मैं पास वाले कुएं से पानी लेने चला जाता हूं। इतना सुनते ही सुमन ध्यान से सोचने लगी। अगली सुबह मोहन रोज की तरह अपना ठेला लेकर बाजार पहुंचा, लेकिन आज वो अकेला नहीं था। उसके साथ सुमन और रागिनी भी थी। तीनों की नजर ठेले पर ही थी। वैसे भी अब ठेले पर पहले जैसी भीड़ नहीं लगती। कभी एक तो कभी दो लोग ही खाना खाने आते थे। बाकी गांव वाले अभी भी डर के कारण ठेले से दूर ही रहते थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। थोड़ी देर बाद रोज की तरह ठेले का पानी खत्म हो गया। मैं पानी लेकर अभी आता हूं। मोहन पानी लेने चला गया, लेकिन इस बार सुमन और रागिनी ठेले के पास ही रहीं। दोनों की नजर हर आने जाने वाले पर थी। पूरा दिन बीत गया, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन भी सुमन और रागिनी मोहन के साथ ठेले पर रहीं। उस दिन भी सब कुछ ठीक रहा। किसी ने खाने के स्वाद की शिकायत नहीं की और किसी की तबीयत भी खराब नहीं हुई। ये बात सुमन के मन में बार बार घूम रही थी। उसे लगने लगा कि इस पूरे मामले का राज मोहन चाचा के ठेला छोड़कर जाने से जुड़ा हो सकता है। उस रात मोहन, सीमा, रागिनी और सुमन घर में बैठे इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। 2 दिन हो गए, लेकिन इस बार किसी ने खाने की शिकायत नहीं की। आखिर कब तक हम ऐसे ही डर कर ठेले की निगरानी करते रहेंगे? हमें पता लगाना ही होगा कि ये सब कर कौन रहा है। हाँ माँ, अब कुछ अलग करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करें? हमें कुछ अलग सोचना होगा ताकि उस इंसान को रंगे हाथ हम पकड़ पाए। अगली सुबह मोहन रोज की तरह अपना ठेला लेकर बाजार पहुंचा, लेकिन आज एक बात अलग थी। आज ना तो रागिनी उसके साथ थी और ना ही सुमन ठेले के पास दिखाई दे रही थी। मोहन अकेले ही अपना ठेला संभाल रहा था। हमेशा की तरह ठेले पर एक तो कभी दो लोग ही खाना खाने आते। कुछ लोग खाना खाए और बिना किसी शिकायत के वहां से चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ देर बाद मोहन ने बाल्टी उठाई और पानी लेने के लिए चल पड़ा, लेकिन इस बार वो कुएं की तरफ नहीं गया। वो चुपचाप उस बड़े पेड़ के पीछे पहुंच गया, जहां सुमन और रागिनी पहले से छिपकर इंतजार कर रही थी। अभी तक तो कोई नहीं आया। आज पता नहीं वो आएगा भी या नहीं। थोड़ा और इंतजार करते हैं। अगर कोई आदमी है तो मौका देखकर जरूर आएगा। तीनों बिना आवाज किए ठेले पर नजर रखे रहे। समय धीरे धीरे बीतता गया। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। तभी एक आदमी धीरे धीरे मोहन के ठेले के पास गया। जैसे ही उस आदमी ने खाने में कुछ मिलाने की कोशिश की, उसी समय सुमन, रागिनी और मोहन उसके सामने आ गए। आदमी एकदम घबरा गया। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसे देखते ही मोहन और रागिनी दंग हो गए। चंदन, तुम? चाचा, आप? वो कोई और नहीं बल्कि मोहन का अपना छोटा भाई चंदन था। ये देखकर मोहन और रागिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी आसपास के कुछ गांव वाले भी वहां आ गए। अब वहां मौजूद हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर चंदन ने अपने ही भाई के साथ ऐसा क्यों किया। चंदन, आखिर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ चाचा, आपने ऐसा क्यों किया? बताओ चंदन, आखिर हमने ऐसा क्या तुम्हारे साथ गलत किया था जो तुमने हमारे लिए इतना बुरा सोचा? गलत? हमेशा से तो मेरे साथ सब कुछ गलत ही तो होते चला आ रहा है। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? बाबा हमेशा से मुझसे ज्यादा तुम्हें मानते थे। घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हें दी और यहां तक कि उपजाऊ फसल वाली जमीन भी तुम्हें दे दी। चंदन, तुमने पूरी बात कभी जानी ही नहीं। बाबा हमेशा कहते थे, चंदन घर का सबसे छोटा बेटा है, उसे ज्यादा बोझ मत देना, उसका हमेशा साथ देना। ओह, तो बात ये थी, इसलिए आपने मुझे कम फसल वाली जमीन दी और खुद अच्छी फसल वाली जमीन अपने पास रख ली। नहीं चंदन, बात वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी तुम समझ रहे हो। गलती हमारी भी है कि हमने और बाबा ने तुम्हें पूरी सच्चाई कभी बताई ही नहीं। एक बार मोहन चाचा की बात भी सुन लीजिए। हो सकता है सच्चाई कुछ और ही हो। जब तक सच सामने नहीं आएगा, गलतफहमियां ऐसे ही बढ़ती रहेंगी। भले ही कम उपजाऊ है और तुम्हारा खेत, लेकिन बाढ़ का पानी वहां नहीं भरता, इसलिए तुम्हारी मेहनत बच जाती है और तुम्हारे पास हर साल कुछ न कुछ फसल रह जाती है। नहीं, मैं ये नहीं मानता। तुम झूठ बोल रहे हो।
मानता हूं कि तुम मेरे बात पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन अपनी आंखों से तो सब देख रहे हो। तेज बारिश और बाढ़ ने मेरी फसल बर्बाद कर दी, जबकि तुम्हारी फसल आज भी बची हुई है। इस सच को तो तुम नहीं झुटला सकते। बाबा ने कहा था, चंदन को बाढ़ वाला खेत मत देना, उसकी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। चंदन, बाबा ने तुम्हारे साथ अन्याय नहीं किया था। उन्होंने तो तुम्हारे भविष्य की चिंता करके ऐसा फैसला लिया था। मोहन की बातें सुनकर इस बार चंदन बिल्कुल शांत हो गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस बात को वो बरसों से नाइंसाफी समझता रहा, वही उसके लिए बाबा का सबसे बड़ा प्यार था। तो मैं इतने सालों से गलत सोचता रहा। मुझे लगता था कि बाबा और आपने मिलकर मेरे साथ नाइंसाफी की, और इसी गलतफहमी में मैं आपका नाम खराब करना चाहता था। लेकिन आज समझ आया कि मैं कितना गलत था। चंदन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बरसों से मन में बैठी गलतफहमी आज सच के सामने हार गई। सरपंच बुद्धिराम अपनी जगह पर बैठे थे। सामने मोहन, चंदन, सीमा, रागिनी, सुमन और गांव के कुछ लोग मौजूद थे। मैंने पूरी बात सुन ली है। चंदन ने जो किया वो सही नहीं किया, लेकिन समय रहते उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। अब मैं जानना चाहता हूं मोहन, तुम्हारा क्या फैसला है? सरपंच जी, मेरी तरफ से चंदन के लिए कोई नाराजगी नहीं है। वो मेरा कल भी छोटा भाई था, आज भी है और हमेशा रहेगा। मैं उसे पहले भी उतना ही मानता था और आज भी उतना ही मानता हूं। मेरी बस यही विनती है कि चंदन को एक मौका दिया जाए। उसे अपनी किए पर बहुत पछतावा है। वाह मोहन, यही होती है बड़े भाई की सोच। अगर हर घर में तुम्हारे जैसा भाई हो तो छोटे छोटे झगड़े कभी बड़े नहीं बनेंगे और ना ही परिवार टूटेंगे। ये मामला एक परिवार का है, इसलिए हम इसकी सूचना इंस्पेक्टर विजय को नहीं देंगे। पंचायत का फैसला है कि चंदन को अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया जाए। लेकिन याद रखना चंदन, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। सरपंच जी, मैं वादा करता हूं, आज के बाद कभी ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करूंगा। भैया, वैसे तो मैं माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। उस दिन बरसों पुरानी गलतफहमी हमेशा के लिए खत्म हो गई। दोनों भाई फिर से एक हो गए और मोहन के ठेले पर एक बार फिर लोगों की भीड़ लगने लगी। दोस्तों, परिवार की सबसे बड़ी ताकत प्यार, भरोसा और माफी होती है। जहां ये तीनों साथ हों, वहां बड़ी से बड़ी गलतफहमी भी ज्यादा देर तक नहीं टिकती।